हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों आप सभी लोगों का सानी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज ये अपना जो है डेमो का नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें आपको जो है अकाउंटिंग के बेसिक्स चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और साथ ही आपको जो है लगभग हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर जो आज मैं पढ़ाऊंगा उसका आप टेस्ट भी दे सकते हैं, जो कि क्विज का लिंक है। 20 क्वेश्चन आपको दोस्तों उसमें देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से जितने भी हमारे आगे के लेक्चर हुआ करेंगे, उस लेक्चर पर टॉपिक वाइज दोस्तों आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्विज आपको जो है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता रहेगा। ठीक है ना, चाहे जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, जिससे आपका एक प्रैक्टिस एक रिदम बना रहे और किस तरीके से पढ़ना है और किस टाइप से दोस्तों क्वेश्चन आएंगे वो आपको मतलब हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, बाकी काफ़ी लोगों ने ज्वाइन भी किया है हमारी क्लास को, हमारे सब्सक्रिप्शन को लिया है। आप सभी को दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। आप सब ने जो है मतलब ज्वाइन किया। और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे साथी अभी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अभी भी ऑफ़र बैच फुल नहीं हुई है, हो जाएगी 2-3 दिन में, जो भी टाइम लगे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आज ये हम लोग देखते हैं कि हमारे बेसिक्स ऑफ अकाउंट में आज क्या होगा। चूँकि सिलेबस दोस्तों हमने बता दिया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और आप लोग देखिए, अच्छा लगे आप लोग क्विज भी दीजिए, टेस्ट भी दीजिए, तो बातें आपको समझ में आएगी। ठीक है ना, अब आप टेस्ट देंगे तो मुझे भी पता चल जाएगा हाँ किसने कितना टेस्ट दिया, आपका नाम एड्रेस सब मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, और उसके साथ में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और जो टेस्ट है दोस्तों वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, बाईलैंग्वेज रहेगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों कि अकाउंटिंग में आज, चूँकि यहाँ पे हम आपको बताएंगे अकाउंटेंसी, ये हमारा टॉपिक है अकाउंटेंसी का। इसमें आज हम लोग देखेंगे क्या, बेसिक, जिसको आप जो है आधारभूत चीज़ें बोलते हैं कि लेखांकन की क्या है ना, बेसिक अकाउंट्स। हम यहाँ पर आज आपको बेसिक अकाउंट, जिसमें दोस्तों आज हम ये बात करते हैं कि अकाउंट्स होता क्या है। जैसे पूछा जाए आपसे कि हमारी जो है इसकी प्रारंभ कहाँ से होती है, शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, डायरेक्टली आपसे ये बातें करना शुरू करता हूं कि कोई भी बिजनेस हो, अगर आपसे पूछा जाए कि जो हम लोग लेखांकन करते हैं, पुस्तपालन करते हैं, उसकी शुरुआत, उसकी जर्नी कहाँ से होती है, तो ये आपके दिमाग में क्वेश्चंस आना चाहिए कि कहाँ से होती है। लोग कहते हैं जर्नल से होती है, चलो वो ठीक है जर्नल से होती है, लेकिन क्वेश्चन कभी भी पूछे भी जाते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, किस टाइप का लेन देन हम जो है रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई बिजनेस करने जाते हो तो बताओ, बिजनेस करोगे तो ट्रांजैक्शन करोगे, ट्रांजैक्शन कितने टाइप के होते हैं वो हमें जानना पड़ेगा। पहले हम आपको चार्ट बता देते हैं, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं टेक्निकल, क्योंकि इस चीज़ में भी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। मैं बात करता हूँ आज अकाउंटिंग प्रोसेस में। जैसे आप देखो अकाउंटिंग प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से होती है, तो हम बात करते हैं कहाँ से होती है दोस्तों, रिकॉर्डिंग से होती है। ठीक है ना, रिकॉर्डिंग, यानी इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लेखा करना, यानी कि ना लेखांक, इसको जो है रिकॉर्डिंग करोगे आप, लेखा करोगे। लेखा कहाँ पे करोगे ये भी बातें होंगी, किस चीज़ का लेखा करोगे दोस्तों ये भी बातें होंगी। तो रिकॉर्डिंग आप करते हो, ठीक है ना, लेखा करोगे, लेखांकन नहीं है ये, लेखा ही होगा, कंफ्यूजन होगा आपको, शब्द ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लेखा कहाँ पे करते हैं वो भी अभी बताते हैं। लेखा करने के बाद फिर क्या करते हो दोस्तों, आप क्लासिफिकेशन करते हो, है ना। क्लासिफिकेशन, किस चीज़ का क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी वर्गीकरण इसको कहा जाता है, वर्गीकरण। ठीक है ना, अब लेखा आप दोस्तों कहाँ करते हो, तो बोलते हैं ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी आप कहते हो। ठीक है, यानी ये कहाँ होती है, इन ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री।
कहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखा करते हैं, इन ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री, यानी कि लेखांकन की जो हमारी होती पुस्तपालन की, या फिर बोले तो लेखांकन की प्रमुख पुस्तक बोला जाता है इसको। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वप्रथम हम किसी भी ट्रांजेक्शन इन द सेंस की इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन, यानी आर्थिक लेन देन का लेखा किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। सभी प्रकार के लेन देन का लेखा नहीं होता है, किस चीज़ का होता है, इकोनॉमिकल होता है। तो आर्थिक लेन देन का लेखा किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, पहली बार कहाँ पे होता है, तो लेखांकन की जो हमारी होती है प्रमुख पुस्तक में होता है। तो प्रमुख पुस्तक हमारे पास कुछ पुस्तकें होती हैं, इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लेखांकन की प्रमुख पुस्तक, ठीक है ना, ये प्रमुख पुस्तक होती है। लेकिन अगर बात कहा जाए क्लासिफिकेशन की, तो ये आपकी होती है सेकेंडरी बुक होती है। ध्यान देना है, क्वेश्चन सेकेंडरी बुक होती है। यहाँ से गलतियाँ हुई हैं टीजीटी में भी पिछली बार, या जो इसके क्वेश्चन आए थे वहाँ भी लोगों ने गलती किया था। सेकेंडरी बुक किसको बोलते हैं दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि लेखांकन की द्वितीयक बही किसको बोलते हैं, यानी कि हम बात करें तो अकाउंटिंग जो सेकेंडरी बुक होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों प्रिंसिपल बुक बोलते हैं। यानी क्लासिफिकेशन का जो स्टेज होता है, जिसको आप लेजर के नाम से जानते हो, इसको लेजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेजर, यानी खाता बही, ठीक है ना। इस खाता बही को हम लोग प्रधान बही बोलते हैं। ध्यान देना है, खाता बही को क्या बोलते हो आप, प्रधान बही बोलते हो, यानी कि प्रिंसिपल बुक बोलते हो। और क्या बोलते हो, उसको सेकेंडरी बुक बोलते हो, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रिंसिपल बुक, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, प्रिंसिपल बुक, यानी प्रधान बही भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक एक चीज़ें जो आप पढ़े रहते हो वहीं से क्वेश्चन आता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपसे पूछा जाए कि लेखांकन की द्वितीयक बही किसको बोलते हैं, तो क्लासिफिकेशन का जो स्टेज होता है यानी लेजर को बोलते हैं। लेजर के जगह नहीं दिया है, क्लासिफिकेशन का स्टेज दिया है, तो वो भी आप मार सकते हैं। और आपसे पूछा जाए कि लेखांकन की प्रधान बही किसको बोलते हैं, तो लेखांकन की प्रधान बही जो होती है वो लेजर होती है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि लेखांकन की प्रमुख पुस्तक किसको बोलते हैं, तो वो हमारा होता है जर्नल, ठीक है। ये जर्नल का स्टेज होता है। तो इसमें भी कई सारे बुकें होती हैं जिसको हम लोग विशेष बही के नाम से जानते हैं। ये हम यहाँ पर अभी हिंदी में बताते जाऊँगा, लिखूँगा नहीं, थोड़ा सा बोर्ड बुरा दिखेगा, बहुत ज़्यादा लिखा जाएगा, ठीक है। चूँकि हम बोलते जा रहे हैं, सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हो। इसको क्या क्या बोलते हैं दोस्तों, लेजर को बोलते हैं खाता बही, सेकेंडरी बुक को बोलते हैं द्वितीयक बही, प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं, प्रधान बही भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं, इसके बाद आता है हमारा क्या दोस्तों, समराइजेशन, या इसको बोले समरी को बोलते हैं दोस्तों सारांश, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है, सारांश। मैं एक बार लिखूंगा, दोबारा हटा दूंगा इसको, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। अब ये जो सारांश होता है दोस्तों, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। एक बार हमें कहीं देखने को मिला था, वहाँ पे लिखा था अर्थमेटिकल अनएक्यूरेसी को चेक किया जाता है, यानी कि अंक गणती अशुद्धियों की जांच होती है। ऑप्शन में दे देगा, दोबारा एक और दिया ऑप्शन उसमें कि अंक गणती शुद्धता की जांच करती है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो हमारा समराइजेशन का स्टेज होता है, जहां पर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसको क्यों बनाते हैं हम लोग, अंक गणतीय शुद्धता की जांच करने के लिए दोस्तों बनाते हैं, ना कि अशुद्धता की जांच करने के लिए बनाते हैं। तो ये मेजर पॉइंट, एक मेन पॉइंट है कि ये हमारा जो होता है समराइजेशन का स्टेज, यानी स्टेज ऑफ बोलें तो समराइजेशन जो होता है, स्टेज ऑफ समराइजेशन, ये क्या चेक करता है, टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। वर्ड पर ध्यान देना, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब कि अंक गणतीय शुद्धता की जांच करता है कि आपने काम जो किया अभी पीछे वो अंक गणतीय रूप से सही हैं या फिर नहीं हैं। तो इसको आप किस नाम से जानते हैं, इसको आप दोस्तों जानते हैं ट्रायल बैलेंस के नाम से। ये क्या हो जाता है, समरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये समरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अभी हम पूरी बात को नहीं बताएं, अभी हम एक प्रोसेस बता रहे हैं दोस्तों आपको। अभी पूरी तो बात कहानी यहाँ पे मेन पड़ी हुई है। मेन कहानी क्या पड़ी है, जो हमने बोला इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन, इसका क्या मतलब है, इकोनॉमिकल क्या होता है, ये आपके क्वेश्चन आपके दिमाग में बनना चाहिए कि इकोनॉमिकल, व्हाट इज इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन, ठीक है। फिर बात होगी कि इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन है तो उस इकोनॉमिकल का ट्रांजैक्शन का नेचर कैसा होगा, यानी नेचर ऑफ इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन, यानी कि फाइनेंशियल होगा कि कैसा होगा, ये सारी
बातें दोस्तों अभी होगी। अभी हम एक आपको स्टेप बता रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर आते हैं, इसके बाद आता है दोस्तों फाइनल अकाउंट या भी बोले तो फाइनलाइजेशन, ठीक है ना। फाइनलाइजेशन बोले या फिर बोले दोस्तों फाइनल अकाउंट। तो फाइनलाइजेशन का होता है क्या, ये दोस्तों जैसे आप तैयारी करते हो, आप प्रिपरेशन करते हो, तो आप क्या करते हो, शुरुआत में बहुत सारी किताबें आपने इकट्ठा की। ये हम लोगों ने किताबें इकट्ठा कर ली है। किताबों को इकट्ठा करने के बाद दोस्तों क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, यानी क्लासीफाइड करते हैं चीज़ों को, हमें कौन सी चीज़ें कैसे पढ़नी है और कैसे नहीं पढ़नी है। तो क्लासीफिकेशन करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट, ठीक है, यानी कि चीज़ों को समराइज करते हैं। तो यहाँ समराइजेशन कहाँ पे हो रहा है दोस्तों, ट्रायल बैलेंस पर हो रहा है, यानी कि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, उसको समराइज किया, यहाँ पर आपने उसको समराइज किया। समराइज करने के बाद दोस्तों फिर क्या होता है कि हम लोग फाइनल जो है एग्जाम देने जब जाते हैं, कंडक्ट जब होता है एग्जाम, वहाँ अटेम्प्ट करने जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग फिर फाइनली अपने आप को फाइनलाइज करने के बाद एग्जाम देते हैं, ठीक है ना। एग्जाम देने के बाद फिर क्या होगा दोस्तों, फिर मिलेगा आपको आउटपुट, और आउटपुट का क्या कहा जाता है, रिजल्ट, ठीक है ना। रिजल्ट जब आता है दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि हमने पास किया या फिर फेल हुआ। तो फेल होने के बाद अगर आप फेल हो गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने पास किया तो हमारा क्या जो है स्टेटस है, क्या हमारा रैंक है, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। वही चीज़ गेम यहाँ भी है, अपने आप अप्लाई करोगे अपने ऊपर तो वही चीज़ें आपको यहाँ भी मिलनी है, ठीक है। फाइनल अकाउंट को बोलते हैं, फाइनल अकाउंट यानी अंतिम खाते या फाइनलाइजेशन यानी कि अंतिम चरण जो होती है, इसको आप फाइनल अकाउंट ही कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। फाइनल अकाउंट, ठीक है ना। अंतिम खाता, इसको क्या बोलते हैं, अंतिम खाता बोलते हैं, ठीक है। तो अंतिम खाता जो होगा दोस्तों, ये क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन एक बार पूछे गए हैं कि अंतिम खाता जो होता है इसमें बैलेंस शीट होता है, और क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, और क्या होगा दोस्तों, कैश फ्लो होगा, अकाउंट के बुक्स, नोट्स ऑफ अकाउंट जो बनाए जाते हैं, नोटिंग किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे फाइनल अकाउंट में आते हैं। लेकिन अगर बात कही जाए कि बैलेंस शीट जो बनती है वो कब बनती है, तो एक पीरियड के लिए बनती है, कि एक पार्टिकुलर डेट को बनती है, कि किस दिन बनती है। तो ये क्या बनता है दोस्तों, एक पार्टिकुलर डेट को बनती है, यानी कि हम बोले तो पॉइंट ऑफ डेट को बनती है, यानी एक निश्चित तिथि को बनती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है एक। इसके बाद जो फाइनल अकाउंट आया तो यहाँ से आउटपुट निकल के आया ना, क्या निकल के आया, फाइनल इनपुट हुआ था दोस्तों। देखिए यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ इनपुट, अब बात आप समझ जाएंगे। इनपुट मैंने लिखा, यानी आपने इनपुट किस चीज़ का किया दोस्तों, आपने किया है इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। अभी मैं इसकी बात करूँगा कि इकोनॉमिकल क्या होता है। इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन का आपने क्या किया है, इनपुट दिया, ठीक है ना। आपने इनपुट दिया इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन का। इनपुट की सारी क्रियाएं होने के बाद हमें क्या मिल जाएगी दोस्तों, यहाँ से मिल जाती है आउटपुट, ठीक है। यहाँ से क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है। आउटपुट किस चीज़ का मिला, फाइनल अकाउंट का। फाइनल अकाउंट में दोस्तों आप क्या पढ़ते हो, मेजर हम लोगों के लिए जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है दोस्तों बैलेंस शीट पढ़ना है, बैलेंस शीट, ठीक है, जिसको आप बोलते हो आर्थिक चिट्ठा, या फिर बोले तो बैलेंस शीट को एक आर्थिक चिट्ठा या स्टेटमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। आपको क्या मिला दोस्तों, आउटपुट के रूप में आपको फाइनल अकाउंट आउटपुट मिला है। आउटपुट में आपने क्या देखा, बैलेंस शीट देखा, और क्या देखा दोस्तों, तो आपने देखा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ देखो आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है कि बता दो रिजल्ट कहाँ से पता चलेगा, हमने परीक्षा दिया, हम पास हुए कि फेल हुए, ये रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपको रिजल्ट देता है कि आपके बिजनेस को दोस्तों क्या हुआ, यहाँ से आपको रिजल्ट मिलने वाला है, रिजल्ट, ठीक है ना। रिजल्ट आपको ये दे दिया, रिजल्ट क्या है कि आप पास हुए या फेल हुए, यानी कि प्रॉफिट हुआ या फिर प्रॉफिट और अथवा लॉस हुआ आपको, ठीक है। यानी आपने साल भर बिजनेस किया है, साल भर आपने पढ़ाई की है, तो पढ़ाई के बाद आपने परीक्षा दिया है, तो वही बात यहाँ भी है कि आपने साल भर काम किया एक बिजनेस में, आपको साल के अंत में जो है आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, यही आपका क्या है, रिजल्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं जब रिजल्ट आ जाएगी तो हम क्या देखते हैं, अपनी स्थिति को देखते हैं, अपने पोजीशन को देखते हैं। तो ये पोजीशन हमें कहाँ पता चलती है दोस्तों, तो आपको जो स्थिति या पोजीशन पता चलती है, स्टेटस जिसको आप बोलते हो स्टेटस, या फिर बोले तो पोजीशन आपको कौन देता है, ये देता है
फाइनल अकाउंट से पता चलती है, बैलेंस शीट से। और ये जो हमें मिला रिजल्ट दोस्तों, कहाँ से मिला ये रिजल्ट? हमें रिजल्ट मिला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिजल्ट मिला है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, अब इस आउटपुट के दोस्तों क्या होते हैं? यूजर होते हैं। यूजर आउटपुट के कौन होगा? यूजर होगा, यानी जो फाइनल अकाउंट्स निकल के आया इसके यूजर होंगे। यूजर 2 तरीके के होते हैं दोस्तों, जिसको आप बोलते हो प्रयोगकर्ता। ठीक है, प्रयोगकर्ता। ये प्रयोगकर्ता हैं क्या? एक्चुअल में आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं। तो प्रयोगकर्ता जो होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है आंतरिक यानी इंटरनल यूजर होता है, एक क्या होता है? इंटरनल यूजर यानी आंतरिक प्रयोगकर्ता। एक होता है दोस्तों एक्सटर्नल यूजर यानी कि बाह्य प्रयोगकर्ता। एक्सटर्नल यूजर, बाहरी प्रयोगकर्ता या फिर बाह्य प्रयोगकर्ता। इंटरनल यूजर का मतलब क्या है? जैसे कोई कंपनी में काम करने वाला है, ठीक है, कंपनी का अधिकारी है, कंपनी का मैनेजर है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। अब कंपनी को अगर लॉस हो जाए तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वो सारे लोग होंगे, ऑफिसर होंगे कंपनी का ओनर होगा, कंपनी का जो भी मैनेजर हैं, अधिकृत मतलब पर्सन है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात करते हैं कि ये स्टेटमेंट का यूज क्यों करेगा? इसलिए करेगा, उसका एनालिसिस होगा, उसका इंटरप्रिटेशन होगा, सारी चीज़ें होने के बाद वो एनालाइज करता है ना, हमने अगर ये प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है, क्या वजह से हुआ, उसको आगे हम लोग कैसे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर लॉस हुआ तो क्या वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ। तो ये तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिम्मेदार हैं, वो यूज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट्स का, जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाते हैं उसका यूज करते हैं। अब एक्सटर्नल की बात करते हैं, बाहरी लोग क्यों करेंगे? तो बाहरी लोग जैसे हमने कहा सप्लायर यानी कंपनी यानी आपके बिजनेस को वो क्या कर रहा है? गुड्स सप्लाई कर रहा है, उधार में सप्लाई कर रहा है। और मान लो आपके जो है क्रेडिटर हैं, आपको लोन दे रखे हैं, वो भी उनका इंटरेस्ट है कि नहीं आपकी कंपनी डूब जाए, लॉस में चली जाए, उसका पैसा नहीं मिलेगा, इस वजह से वो भी तो देखना चाहता है कि आपकी स्थिति क्या है। जैसे आप बैंक से आजकल क्या होता है, बिजनेस लोन दी जाती है, तो बिजनेस लोन जैसे आप देखते हो कैश क्रेडिट सीसी जिसको आप बोलते हो, सीसी में क्या होता है कि बैंक हर साल आपका क्या लेती है? स्टेटमेंट लेती है कि आपकी क्या स्थिति है, जो हमने लोन दिया है वो मेरा सिक्योर है कि नहीं है, हमने आपको पैसा दे दिया, पता चला डूब जाए तो क्या होगा। ठीक है, वो क्या क्या स्टेप्स होंगे कलेक्शन करने की, सारी चीज़ें हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज वो इसलिए करते हैं। तो आंतरिक प्रयोगकर्ता में दोस्तों कौन कौन आएगा? यहाँ पर जैसे मैंने लिखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD मैंने लिख दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। और कौन है दोस्तों? मैनेजर है। और कौन है बता दीजिए? एम्प्लॉय भी आते हैं, एम्प्लॉय भी इसके आंतरिक में ही आते हैं। और ऑफिसर्स आ जाएं, पार्टनर्स आ जाएं, ठीक है ना, पार्टनर भी आ जाएगा इसमें। और बाहरी की बात करें तो यहाँ पर आएगा गवर्नमेंट, ठीक है ना, गवर्नमेंट के अलावा कौन होएगा? सप्लायर हो जाएगा। और कौन होगा दोस्तों? सप्लायर के अलावा क्रेडिटर आ जाएगा, यहाँ पे लेंडर बोलते हैं, सप्लायर ही तो क्रेडिटर होता है, लेंडर हो गया जो लोन देता है, लेंडर, ठीक है ना। और भी आ जाएंगे, शेयर होल्डर्स वगैरह आ गए, डिवेंचर होल्डर आ गए, शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर ETC मैं कर देता हूँ, बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये होती है कहानी। अब हम फिर से आते हैं वापस बैक टू अपने स्टेज पर आते हैं, पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पर। अब मैं शुरू करता हूँ, अभी तो मैंने आपको प्रोसेस बताया, अब हम बात करते हैं एक एक पॉइंट्स पर कि चीज़ें कहाँ पे कैसी घटनाएं घटती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं बात कर रहा था दोस्तों इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन। क्या होते हैं इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन? कभी आपने इस पे विचार किया कि इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? इकोनॉमिकल, नाम क्या है? इकोनॉमिकल। क्यों कहा गया इकोनॉमिकल? आर्थिक लेन देन इसको क्यों कहा गया? तो यहाँ हम बात करते हैं, जैसे अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जाते हो, सपोज करो आप बिजनेस स्टार्ट करने जाते हो, ये आप स्टार्ट करने जा रहे हो बिजनेस, ठीक है, बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो लेन देन जो होता है, आप कोई चीज़ें खरीदते हो, दो तरीके से खरीदते हो, या तो आप पर्सनल खरीदते हो या तो आप बिजनेस के लिए खरीदते हो, ट्रांजैक्शन जो करते हो, तो 2 तरीके के ट्रांजैक्शन हो गए। तो हमने कहा आप मार्केट में गए, ये मार्केट से आपने क्या किया दोस्तों? मार्केट से आपने बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए। जैसे हमने कहा आपने जो है फर्नीचर खरीदा, ठीक है ना, फर्नीचर के बाद आपने क्या खरीदा दोस्तों? मान लो हमने कहा गुड्स खरीदा, ठीक है, आपने और भी चीज़ें खरीदा, सपोज करो मशीन खरीदा,
ठीक है। आप स्टेशनरी परचेज कर लिए, ठीक है ना। आप जो है लैंड भी परचेज करेंगे, बिल्डिंग बनवाएंगे या खरीदेंगे। ये सारे ट्रांजेक्शन का उद्देश्य क्या है, ठीक है। इन सारे ट्रांजेक्शन्स का दोस्तों उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य का मेन पर्पस क्या है कि बिजनेस को स्टैंड करना। आप क्या करने जा रहे हो, बिजनेस स्टैंड करने जा रहे हो। तो बिजनेस स्टैंड जब करने जा रहे हो दोस्तों, तो उसका जो ऑब्जेक्ट है, क्या है उस ऑब्जेक्ट का, इस बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। यानी क्या करना है दोस्तों, टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि लाभ कमाने की उद्देश्य से किया गया एक एक्टिविटी है। यानी फॉर द पर्पज ऑफ टू अर्न प्रॉफिट, ये हमारा क्या है, एक एक्टिविटी है। ये बिजनेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, एक एक्टिविटी कर रहे हैं, आर्थिक क्रिया कर रहे हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिकल एक्टिविटी हम यहाँ पे कर रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, प्रॉफिट कमाने का है। जब हमारा उद्देश्य प्रॉफिट कमाने का है तो ये जो लेन देन होगा, इस वजह से इसको कहा जाता है इकोनॉमिकल। क्योंकि ये कैसी एक्टिविटी है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। यानी आप इकोनॉमिकल एक्टिविटी के लिए आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इसलिए इसको कहा जाता है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के लिए आपने कहा ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या होता है, बिजनेस करना और उस बिजनेस से क्या करना दोस्तों, प्रॉफिट कमाना। तो यहाँ पर जो हम लोग अकाउंटिंग में कंसीडर करते हैं, कैसे लेन देन को कंसीडर करते हैं, जो इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। अब ये इकोनॉमिकल हो गया, तो सारे इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन्स जो हम लोग करते हैं वो कैसे होने चाहिए, ऑल इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन मस्ट बी इन फाइनेंशियल नेचर। यानी कैसा होना चाहिए, इसका नेचर कैसा होना चाहिए दोस्तों, तो फाइनेंशियल होना चाहिए, बोलते हैं वित्तीय होना चाहिए, फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल नेचर की होने चाहिए, कौन, ये इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन आपका क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। फाइनेंशियल नेचर इन द सेंस हम बोलते हैं कि अगर आपने कोई लेन देन किया तो उसको हम मनी में कन्वर्ट कर सकें, या तो उसकी तुलना हम मनी में कर सकें, ठीक है। जैसे आपने मशीन खरीदा, फर्नीचर खरीदा, लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, उसको आप बेच सकते हो, मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं कि क्वालिटी ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस की जो क्वालिटी है, क्या उसको आप बेच सकते हो, क्या उसको तुलना कर सकते हो, नहीं कर सकते। हमने कहा आपकी बिजनेस की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, इसको बेच सकते हो, क्या कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। मैंने कहा मेन जो कि एसेट, सबसे बड़ी एसेट्स क्या होती है किसी भी कंपनी की, उसके एम्प्लॉय होते हैं जो काम करने वाले हैं। क्या आप उसको बैलेंस शीट में यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह में शो कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो हमारा मनी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसलिए जो ट्रांजैक्शन मनी में कन्वर्ट किए जा सकते हैं उसी को हम लोग जो है क्या करते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको आप बोलते हो फाइनेंशियल नेचर, ठीक है। तो मैंने कहा पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो आप ट्रांजैक्शन करते हो वो होना चाहिए फाइनेंशियल नेचर का, होता नेचर हो गया। हमने कहा जो आप ट्रांजैक्शन करते हो कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, तभी आप बुक में रिकॉर्ड करोगे। लेकिन उसके पहले इकोनॉमिकल तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, ये फाइनेंशियल नेचर भी होना चाहिए। यानी दो कंडीशन को पूरा करेगा तब आप बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करोगे। पहला वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब पर्सनल, यानी कि विदाउट इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन वो नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारे बिजनेस के उद्देश्य से किया गया होगा, तभी हम उसे कंसीडर करेंगे, उसको लेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, वो फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, वित्तीय स्वभाव का होना चाहिए, उसका तुलना हम मनी में कर सकें या कन्वर्ट कर सकें, तभी हम उसका लेखा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं। अब बात आती है कि कहाँ पे करते हैं, तो सबसे पहले आप जब मार्केट जाओगे एक ट्रांजैक्शन तो करोगे नहीं ना, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। आप गुड्स परचेज करने जाओगे, बहुत सारे गुड्स परचेज करोगे, ठीक है, बहुत सारे लेन देन होते हैं। तो सारे लेन देन को एक बार में आप याद नहीं कर सकते, पॉसिबल आपके लिए नहीं होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब आप उसको किसी न किसी एक रफ बुक में ज़रूर लिखा करोगे, रिकॉर्ड करोगे। उस रफ बुक को दोस्तों मेमोरेंडम कहा जाता है, ध्यान देना है, मेमोरेंडम। ये क्वेश्चन कई बार टीजीटी में पूछे गए हैं कि मेमोरेंडम बुक किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रफली किसी भी ट्रांजेक्शन्स को जो मार्केट में खरीदते हैं, स्मृति बुक बोलते हैं उसको, उसमें लेखा कर देते हैं जिससे हम उसे याद रख सकें। उस मेमोरेंडम बुक की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। और रिकॉर्डिंग कहाँ पे करेंगे दोस्तों, तो ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री, जिसको बोलते हैं लेखांकन की प्रमुख पुस्तक, इसको प्रमुख पुस्तक बोलते हैं। ये प्रमुख बही है, ध्यान देना, पुस्तक और बही में अंतर है, ठीक है ना। ये पुस्तक है, ये बही है,
ठीक है ना। जब आपसे कहा जाए प्रधान बही तो आप ध्यान देना सेकेंडरी बुक। अगर हमने कहा कि प्रमुख पुस्तक तो भी आप ध्यान देना है कि ये हमारा हो जाएगा जर्नल की बात कही जा रही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो हम ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री हमारे पास जो होती हैं वो क्या होती हैं, यहाँ पर आते हैं तो आप जैसे देखते हो क्या है, जैसे हमने कहा परचेज बुक, ठीक है, ये परचेज बुक हो गई। इसके बाद फिर क्या है, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स हो गया, सेल्स बुक जिसको आप बोलते हैं सेल बुक, ठीक है ना, सेल्स रिटर्न बुक हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, BR शॉर्ट में लिख देता हूँ, BR मतलब बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल हो गया। इसके बाद क्या होगा, कैश बुक होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा दोस्तों, तो होगा हमारा क्या, जर्नल, ठीक है। अभी इसमें और कुछ चीज़ें बाकी हैं, अभी बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 जो बुकें हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री बोलते हैं। क्या होता है, ये लेखांकन की प्रमुख पुस्तक होती है, ध्यान देना, प्रमुख पुस्तक। और इन सभी प्रमुख पुस्तक को हम और भी नाम से जानते हैं, इनको क्या बोला जाता है, स्पेशल बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेशल। रीजन ये है कि जिस पर्पज से इनको बनाया गया बस उसी का लेखा इसमें होता है, इसलिए इनको स्पेशल यानी विशेष पुस्तक भी बोलते हैं, ठीक है ना। इन सभी को हम लोग विशेष पुस्तक के साथ साथ इसको हम लोग बोलते हैं, जो जर्नल होती है ना, जिसको जर्नल प्रॉपर के नाम से जानते हो, इसको और भी एक नाम से हम लोग जानते हैं, ऑर्डिनरी बुक के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डिनरी बुक किसको बोलते हो, तो हमेशा जर्नल को बोलते हो। ऑर्डिनरी बुक किसको बोलते हैं दोस्तों, तो जर्नल को बोलते हैं। ऑर्डिनरी मतलब साधारण बही किसको बोलते हैं, तो जर्नल को बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इन सभी बुकों को, इनको हम लोग स्पेशल बही बोलते हैं, स्पेशल बुक, ठीक है। स्पेशल मतलब विशेष बही होती हैं, इनको जिस पर्पज से बनाया जाता है उसी को लिखा इसमें किया जाता है। जैसे बात करें परचेज बुक, ठीक है, परचेज बुक की बात करें तो आप ये बताओ कि परचेज बुक में किस चीज़ का रिकॉर्डिंग करेंगे। जैसे हमने कहा आपने गुड्स को परचेज किया, आपने क्या किया, गुड्स परचेज किया, तो लेखा कहाँ करोगे। आपने असेट परचेज किया तो लेखा कहाँ करोगे। अब हम आते हैं यहाँ पे, मैं इसको रफ करता हूँ, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम उस पर आएंगे, फिर वापस से इसी पे आएंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हमने बता दिया है। अब हम रिकॉर्डिंग की बात करेंगे कैसे होता है। चलिए, मैंने कहा अगर आपके पास परचेज आप करते हो, परचेज 2 चीज़ों का करते हो। किस चीज़ का करोगे दोस्तों, परचेज आप 2 चीज़ कर सकते हो, एक तो असेट परचेज करते हो और एक तो गुड्स परचेज करते हो, ठीक है ना। अब इसके अलावा ये जो परचेज आप करते हो तो वो क्या करते हो, या तो कैश में करते हो या फिर कैश के अलावा क्रेडिट में भी करते हो, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ भी होगा क्या, कैश में होगा और क्या होगा दोस्तों, क्रेडिट में होगा। दोस्तों मेरी जो कोशिश होती है कि आपको इतना तह तक घुमा दूं कि आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप छोड़ नहीं सके। और मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि जो मुझसे पढ़ा होगा मेरे ऑनलाइन क्लासेस में दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट उन्हीं को समझ में आती होगी, ठीक है। बहुत अच्छे से मैं डिस्क्राइब किया हूँ, इसके पहले भी कई सारे क्लासेस मेरे गए हैं, UPPCL लेखा लिपिक, यूपी असिस्टेंट अकाउंटेंट वगैरह में हमने ये सारी चीज़ें दी थी, तो वो समझ में आ जाएगा आपको। अदरवाइज़ तो नए जो भी हमारे व्यूअर्स होंगे, मैं दावा के साथ कहता हूँ उनको यहाँ पे समस्याएं होती हैं। अभी देखिए कैसे होती है। यहाँ मैं अगर आपसे पूछूँ तो असेट को आपने परचेज किया, कैश में किया, तो लेखा कहाँ करोगे। पहला क्वेश्चन, हमने कहा कि इफ़ असेट्स परचेज फॉर कैश, देन हम बात करें इसका रिकॉर्डिंग आप कहाँ पे करोगे। पहला क्वेश्चन मेरा ये। दूसरा मेरा क्वेश्चन दोस्तों कि अगर आपने एसेट को परचेज किया है क्रेडिट में, तो इसकी रिकॉर्डिंग है, इसका लेखा कौन सी बुक में आप करोगे। आपके पास ये 8 बुकें हैं, कहाँ पे रिकॉर्डिंग करोगे आप, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों, गुड्स आपने परचेज किया, तो अगर गुड्स को आपने कैश में परचेज किया तो उसका रिकॉर्डिंग आप कहाँ पे करोगे, ठीक है। फिर अगला चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, आपने गुड्स को उधार में परचेज किया है, क्रेडिट पे परचेज किया है, तो इसका रिकॉर्डिंग आप कहाँ पे करते हो। ये क्वेश्चन है। शायद आपको ये बातें अगर नहीं पता होंगी तो आप नहीं कर पाओगे। चलिए आप एक बार सोच कर बताओ, सोच कर देखो कि इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे होती है। हो सकता है आप गलत हों, आपने जो सोच रखा हो सकता है वो गलत हो। अभी मैं बताता हूँ आपको। फिर
चलिए, आपने सोच लिया होगा इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे होती है। चलिए, मैंने कहा मुझे पता है आपको कि अगर एसेट आपने परचेज किया है तो उसकी रिकॉर्डिंग आप कहाँ पे करते हो, रोकड़ बही में करते हो, कैश बुक में करते हो। क्योंकि कैश की जहाँ बात आती है उसका रिकॉर्डिंग कहाँ पे होता है, कैश बुक में होता है। क्योंकि कैश बुक तो ऑलरेडी बना हुआ है, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो हमारे कैश में होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे करते हैं हम लोग, कैश बुक में करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्रेडिट। आपने उधार खरीदा है, आपने उधार खरीदा है, यहाँ पर गलती होती है। जब आपने एसेट को उधार में खरीदा है तो इसका रिकॉर्डिंग आप कहाँ पे करोगे, मोस्ट ऑफ द चांस ये होती है, लोग कहते हैं इसका रिकॉर्डिंग कहाँ पे करोगे, परचेज में करोगे। शायद आपने भी यही सोच रखा होगा कि इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे करोगे आप, परचेज बुक में। चूंकि आपने परचेज किया है एसेट को, कैसा परचेज किया है, उधार परचेज किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने भी ये सोचा होगा इसका रिकॉर्डिंग कहाँ पे करेंगे, परचेज में। लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी रिकॉर्डिंग दोस्तों परचेज बुक में आप करने की अगर सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। परचेज बुक में इसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि परचेज बुक में दोस्तों गुड्स की रिकॉर्डिंग होती है, और अभी हम बताएंगे गुड्स क्या होता है और एसेट क्या होता है। फिर बात करते हैं, जब गुड्स को आपने कैश में खरीदा तो कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, कैश में चला जाएगा। अगर आपने क्रेडिट में उधार में गुड्स को खरीदा है तो ये जाता है कहाँ पे, परचेज बुक में जाएगा। ठीक है, ये जाएगा दोस्तों। तो एक ही ट्रांजैक्शन है जो जाती है। अब फिर से हम आते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि गुड्स क्या है और एसेट क्या है। ठीक है, गुड्स क्या है और एसेट क्या है। देखिए, मैं जैसे कहता हूं कि अगर आपका एक बिजनेस है, ये सपोज करो आपका बिजनेस है ना दोस्तों, तो बिजनेस सपोज करो आपका फर्नीचर का बिजनेस है। किस चीज़ का है, फर्नीचर का है। तो फर्नीचर का आपका बिजनेस जब है तो इस बिजनेस में कुछ आप अपने लिए यूज करने के लिए रखे होंगे, बिजनेस में यूज करने के लिए रखे होंगे ना कुछ फर्नीचर। आप जो है बिजनेस, इसको मैं हटा देता हूँ, आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। ये जो ट्री हमने बनाई है इसको आप हटा सकते हो। स्क्रीनशॉट लिए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ, नहीं भी लिए होंगे तो आप बाद में बैक करके देख सकते हैं। चलिए, मैंने कहा जब अभी बिजनेस आपका किस चीज़ का बिजनेस है, फर्नीचर का है। तो फर्नीचर का बिजनेस है दोस्तों, तो फर्नीचर दो तरीके की होंगी आपके पास। पहली बात, जैसे मैंने कहा यहाँ पर आप खुद एक अपनी ऑफिस होगी ना, यहाँ पे ऑफिस, ये ऑफिस में आप यहाँ बैठे होगे, आपका कस्टमर आएगा, उसको भी बैठने के लिए कुछ चाहिए। तो जो आप अपने लिए बैठने के लिए यूज़ करते हो डेली अपने बिजनेस में, जिस चीज़ का आपका बिजनेस है फर्नीचर, तो आप भी तो अपने लिए बैठने के लिए चेयर रखे होंगे, अपने सामने काउंटर रखे होंगे, कस्टमर्स को बैठने के लिए आप वहाँ पे क्या रखे होंगे, चेयर वगैरह रखे होंगे, है ना। और क्या हो सकता है, आप रैक वगैरह बनवा के रखे होंगे अपने बिजनेस में यूज करने के लिए। ठीक है, तो वो जो यूज करने के लिए है वो क्या कर रहा है, आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है, आपके बिजनेस को चलाने में मदद कर रहा है, जिसकी वजह से आप ये बिजनेस को चला पा रहे हो और प्रॉफिट को अर्न कर पा रहे हो। ठीक है ना। तो जो एसेट, जो ऐसा गुड्स हो, अभी हम गुड्स ही बोल रहे हैं, बाद में हम चेंज कर लेंगे आपको समझने के लिए। जो हमने कहा फर्नीचर आप अपने ऑफिस में यूज कर रहे हैं, आपके बिजनेस को चलाने में मदद कर रहा है, उसको आप क्या करते हो, उसको आप कहते हो दोस्तों एसेट कहते हो। क्योंकि ये एसेट जो है आपके बिजनेस को चलाने में आपकी हेल्प कर रही है। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ जो आपने एसेट रखा है बेचने के लिए। ठीक है, यानी सेल के पर्पज से आपने जो रखा है जो फर्नीचर, वो आपकी कहा जाती है गुड्स। यानी गुड्स का मतलब क्या होता है, जो आपके बिजनेस का मेन प्रोडक्ट होता है, लीडिंग प्रोडक्ट होता है, जिसको आप खरीदते हो और बेचते हो, जिसकी वजह से आप प्रॉफिट को अर्न करते हो, वही कहा जाता है गुड्स। अब बिजनेस आपका सपोज करो, हमने कहा कि ऑटोमोबाइल्स है, तो बाइक आप खरीदते हो बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो, तो वो आपका बिजनेस में जो है वो कहा जाएगा वो गुड्स है। लेकिन आप अपने लिए जो रखे हो, अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉइयों को आने जाने के लिए रखे हो, चूँकि वो बिजनेस में सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, वो जो ऑटोमोबाइल्स में जो बाइक रखे होंगे, ठीक है, अपने लिए भी रखे होंगे बाइक आने जाने के लिए, तो वो बाइक बेचने के लिए आपने नहीं रखा है, अपने बिजनेस में उसको यूज कर रहे हो, तो वो आपका क्या कहा जाएगा, एसेट कहा जाएगा। ठीक है।
तो गुड्स की बात आप समझ गए होंगे। तो जो गुड्स आप खरीदते हो, बेचते हो या एज स्टॉक रखे हो, आपका गुड्स होता है। अदरवाइज जो है आपने जो रिटेन किया है बिजनेस में, नॉट फॉर रीसेल पर्पज़, हमने कहा ये रिटेन्ड बाय होती है बिजनेस, नॉट फॉर रीसेल पर्पज़, यानी कि पुनः बेचने के उद्देश्य नहीं, वो हमारा क्या है, असेट है। ठीक है, तो असेट और गुड्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अब देखो, जब गुड्स खरीदी जाएगी, कैश में खरीदी जाएगी तो आप कैश बुक में लिखा करते हो, लेकिन अगर गुड्स जो है दोस्तों उधार खरीदी जाती है, सिर्फ मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ, जब गुड्स उधार खरीदी जाती है तो यहाँ पर जो ये 4 बुकें हैं ना, पहली बात ये जो 4 बुकें हैं ऊपर, ये हमेशा गुड्स की बात करते हैं, और भी कैसे गुड्स, क्रेडिट वाली गुड्स। जब आप गुड्स को परचेज करते हो उधार तो परचेज बुक में लिखा करते हो, और वही परचेज जो आपने किया था उधार में उसको रिटर्न करते हो, वापस करते हो किसी भी कारण से, तो परचेज रिटर्न बुक में लिखा करते हो। आपने जो गुड्स को बेचा है उधार में तो उसका लेखा कहाँ पे करते हो दोस्तों, सेल बुक यानी कि विक्रय बही में करते हो। और वही जब गुड्स आपने जो उधार बेचा वापस आती है तो उसका लेखा कहाँ पे करते हो, सेल रिटर्न में करते हो। एक ध्यान देने वाली बात है कि बिजनेस का एक अपना एक बोल सकते हैं स्टैंडर्ड है कि गुड्स जो होते हैं वो हमारे उधार में ही जो है, उधार में कम यानी कैश में ही ज़्यादातर सेल होते हैं। उधार जो अगर आपने बेचा है तो रिटर्न हो जाएगा, लेकिन कैश में अगर आपने सेल किया तो शायद वो रिटर्न नहीं होता। हम लोग प्रैक्टिकली भी देखते हैं, अगर हम लोगों ने कैश खरीद के लाया है कोई गुड्स वगैरह तो वापस करने जाते हैं, वापस नहीं करता, कहता भैया इसके बदले में पैसा दे देंगे। क्यों? क्योंकि आप बझे हुए हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, ठीक है भैया अपना ये सामान ले लो, इसके बदले में मुझे दूसरा दे दो, ठीक है ना। लेकिन आप फंस चुके हो, चूँकि पैसा आपने पे किया है। लेकिन उधार में क्या है, उधार में तो उसी की मजबूरी है ना, इसलिए उधार के लिए एक अलग से बुक रखा है, जो कि जानता है कि कैश में बेचिएगा तो मैं वापस ही नहीं लूँगा, तो बुक क्यों रखूँ। इसलिए उधार वाले में क्या होता है कि उसको लेना पड़ता है, तो इसलिए काफ़ी सारे गुड्स वापस आते हैं, रिकॉर्डिंग वो करता है, ठीक है। लेकिन कैश में जो सेल किया गया है तो उसके बदले में कोई न कोई चीज़ वो वापस से उसे रीसेल कर लेता है। तो ये बात समझ गए होंगे। और कैश बुक में लिखा हुआ होगा। असेट जब आप बात करते हैं, जब आपने असेट को उधार में खरीदा है तो उसके लिए ये बुक बनी है, इसका नाम है जर्नल। ऑर्डिनरी बुक इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसका लेखा आप BR में करोगे नहीं, BP में करोगे नहीं, कैश में करोगे नहीं, कहाँ पे करोगे, तो जर्नल में करते हैं। अभी और भी बुकें हैं, इसको हम लोग बताते हैं कि BR क्या होता है। अब देखो BR क्या होता है दोस्तों, तो उसको भी आप जान लो। BP क्या होता है ये भी जान लो। वो ब्लड प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। BP आप उसको मत समझ लेना। BP का मतलब है बिल्स पेबल। अब देखो, मैंने कहा ये एक पर्सन है मुस्कुराने वाला, मुस्कुराता हुआ बंदा, ठीक है। क्योंकि मुस्कुराता रहेगा तभी लोग देखेंगे भाई क्यों हंस रहे हो, तो कहेगा भैया मेरा काम है हंसने का, है ना। रीज़न क्या है, कितनी भी प्रॉब्लम में रहता है बिजनेस में, मुस्कुराता हुआ आपको दिखेगा। आप उसके सामने जाओगे ना, उसका एक्सप्रेशन मुस्कुराता हुआ दिखेगा, भैया स्वागत है आपका, आइए आइए, ठीक है बैठिए। रीज़न क्या है, मुस्कुराता है। उसको भाई आपको आओगे तभी तो फ़ायदा मिलने वाला है। ये कस्टमर है, ठीक है ना, ये बेचारा आया तो मुस्कुराया, इसने देखा तो मुस्कुराते हुए ये भी मुस्कुरा दिए। चलो भाई आप मुस्कुरा रहे हो हम भी मुस्कुराते हैं। ये सेलर है, ठीक है ना, सेलर। अब ये क्या, इन्होंने कहा भैया ऐसा है, ये बायर है, ठीक है ना। ये क्या है, बायर। ये क्या बोला कि भैया इनको आए, हालचाल हो गई, सब कुछ हो गया, भैया ऐसा है हमको गुड्स दे दो। क्योंकि ये भी बिजनेसमैन ही है, ये भी बिजनेसमैन है। कहता मुझे गुड्स दे दो, कहता भाई ले लो, मेरा काम क्या है, गुड्स तो देने का ही है, चलो ठीक है ले लो गुड्स। तो इन्होंने कहा ठीक है पैक कर दो। पैक करने के बाद जैसे ही पैक हुआ, इसके हाथ में आया है गुड्स, तो ये क्या कहा, भैया ऐसा है पैसा नहीं है। अब जब पैसे की बात आती है, थोड़ा सा ये अभी मुस्कुराना बंद कर दिया, ठीक है। उदास हो गया बच्चा, जानता था कि अभी हंसेंगे तो भी समझेगा पैसा है, मुस्कुराने की जो है सज़ा मिल जाएगी उसको, ठीक है ना। इसलिए वो क्या हो गया दोस्तों, उदास हो गया। अभी क्यों, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो ये कहता फिर उदास क्यों हो बेटा, ऐसा है उदास मत हो, मुस्कुराते रहो। अभी आप मुस्कुराते रहेंगे तो अच्छा लगेंगे, ठीक है ना, मुस्कुराते रहो, कोई बात नहीं। वो भी मुस्कुराने लगा, समझ गया मुझे मिलने वाला है। ये क्या कहा कि ऐसा है ना, बिजनेसमैन भी बहुत शातिर होते हैं। वो क्या कहता है, ऐसा ना बेटा ऐसा काम करो, ये मैं एक जो है चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर इस पर क्या है, स्टाफ में वगैरह लगाया है। यहाँ पे लिख दिया कि फला फला मिस्टर X, मान लो यहाँ पे मिस्टर Y है,
कि मिस्टर वाई को हमने इतने इतने रुपए का गुड्स सेल किया है और उसका कंसिडरेशन मैंने उनको प्रोवाइड कर दी है, ये आफ्टर 2 मंथ आफ्टर 3 मंथ ये क्या करेगा, पेमेंट देगा। ऐसा इसने लिखने के बाद इनको दे दिया, कहा ऐसा इसको एक्सेप्ट कर लो और गुड्स लेके जाओ मुस्कुराते हुए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये एक्सेप्ट जैसे ही करता है, साइन इन करके इनको वापस से दे देगा, तो ये क्या हो गया, एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, एक लीगल डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट हो गई। अब इसको ये किसी भी तरीके से यूज कर सकता है, उसको जो है बैंक में जाकर डिस्काउंट करा सकता है, उसके बदले में पैसा ले लेगा, ठीक है। अपने क्रेडिटर को भी दे सकता है, चूँकि ये लीगल डॉक्यूमेंट है, एज हम बोले तो चेक के फॉर्मेट में हो गया। अब ये एक तरीके का मनी है, जैसे कंपनियों में बैलेंस शीट में आप देखते हो ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, उसमें चेक भी आते हैं, तो वो चेक ही समझ लीजिए, बट इसके लिए अलग से सेक्शन ही होता है BRBP के लिए, है ना। तो वो चीज़ें हो गई। तो आप ये देखो कि यहाँ पर आ गया, इसके पास ये चेक बेचान कर सकता है, डिस्काउंट करा सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। ये गुड्स ले गया, आप जितने महीने की टाइम दे रखे होंगे उतने महीने में ये इनको पेमेंट देगा। अब इनके लिए यही जो है, ये जो वापस से देता है इनको ना, जब तक ये एक्सेप्ट नहीं था तब तक वो बिल नहीं बना था, इनको जैसे वापस देगा तो इनके लिए क्या हो गया, रिसीवेबल हो गया, और इनके लिए क्या हो गया, ये पेबल हो गया। तो इसको बोलते हैं बिल्स पेबल, ठीक है। इसी तरीके से ये भी तो कहीं से उधार लाया होगा दोस्तों, ये भी किसी का बिल एक्सेप्ट किया होगा, तो जो ये बिल एक्सेप्ट किया होगा इसके लिए जो BP होगी उसकी रिकॉर्डिंग बिल्स पेबल में करता है, और इसको जो कहीं से मिलने वाला है बिल, इसकी कहाँ पे रिकॉर्डिंग करती है, बिल्स रिसीवेबल में करता है। बाकी सारे ट्रांजेक्शन जो कैश में होते हैं वो कहाँ पे होने वाले हैं दोस्तों, कैश बुक में होने वाले हैं। जर्नल बुक तो हमेशा एक ऑर्डिनरी बुक है, जहाँ पे अभी हमने बताया एसेट को आपने उधार परचेज किया तो उसके लिए कोई बुक नहीं है, तो उसका लिखा यहाँ पे हो जाएगा। कोई गुड्स लॉस हो गया, जल गया, राख हो गया, उसकी भी आप एंट्री कहाँ पास करने वाले हो, जर्नल में करने वाले हो। ओपनिंग क्लोजिंग की जो भी एंट्रीज वगैरह होती है वो सब कहाँ होती है, जर्नल में होती है। ये सारी बातें हो गई। अब बात करते हैं, फिर से हम वापस से आते हैं अपने चार्ट पे। देखो मैंने अभी क्या बताया आपको, रिकॉर्डिंग, फिर मैंने क्या बताया दोस्तों आपको, लेजर यानी क्लासिफिकेशन बताया, अभी दूसरा लेजर का नाम दे दिए, अच्छी बात है ना। फिर इसके बाद क्या है, हमने कहा ट्रायल बैलेंस, इससे परिचित हम लोग हैं दोस्तों ज़्यादा, इसलिए यही लिख दे रहा हूँ। इसके बाद क्या पढ़ा आपने, फाइनल अकाउंट पढ़ा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार पूछा गया था TGT में, उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती क्रिया किसको बोलते हो, ठीक है ना। उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती क्रिया किसको बोलते हो, प्री एक्टिविटी ऑफ अकाउंट और पोस्ट एक्टिविटी ऑफ अकाउंट किसको आप बोलते हो, ठीक है ना। ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ये जो 2 स्टेज होता है इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों बुक कीपिंग। क्या बोलते हो, बुक कीपिंग, यानी पुस्त पालन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पुस्त पालन, है ना। अगर आपसे पूछा जाए पुस्तपालन क्या है, जहाँ पर आपको बुकों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम लोग शुरुआत में जब पढ़ने के लिए आए तो बहुत सारे बुक हम इकट्ठा करेंगे ना, तो यहाँ भी तो बुकें इकट्ठा हो रही हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हो गई क्या दोस्तों, बुक कीपिंग हो गई, पुस्तपालन हो गई, ठीक है। जब पुस्तपालन हो गई तो इसके बाद ये कहाँ पे होगा, क्लासिफिकेशन के स्टेज के बाद हमारा क्या स्टार्ट होता है, यहाँ शुरू हो जाता है दोस्तों अकाउंटिंग। जो आप कहते हो ना कि हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं, तो सिर्फ अकाउंटिंग ही नहीं पढ़ते ना, हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग पढ़ते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग पढ़ते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बुक कीपिंग ये हो गई बुक कीपिंग, ये हो गई अकाउंटिंग, और इन दोनों को दोस्तों मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। अभी हमारा ये कंप्लीट टॉपिक हो गया अकाउंटेंसी यानी लेखा कर्म। इसको क्या बोलते हैं, लेखांकन बोलते हैं, इसको लेखांकन बोलते हैं, इसको लेखा कर्म कहते हैं, लेखा कर्म, ठीक है। यहाँ होता है क्या, पुस्तपालन, ठीक है। तो ये पुस्तपालन होगी, लेखांकन होगी। अब बात करते हैं पुस्तपालन की। जब बात आई है तो हमारे बुक कीपिंग या बुक बोलते हैं लेखांकन के पिता किसको बोलते हैं, आपको पता ही होगा कि हमारे जो है लुकास पैसिओली जो थे, इटली के निवासी थे। उन्होंने 1494 यानी कि 1494 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम था डी कंप्यूटिसेट स्कल्पचरिस्ट जो है, उसे हम लोग जानते हैं कि वो पहली बुक मानी जाती है, वो पहली पुस्तपालन की एक बुक मानी जाती है लेखांकन की।
बुक मानी जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी हैं, हिस्टोरिकल पार्ट है एक तरीके सा, इंट्रोडक्टरी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, जो ये बुक कीपिंग होती है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्री एक्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं? इनको जो है बोलते हैं प्री एक्टिविटी ऑफ अकाउंट, प्री एक्टिविटी ऑफ अकाउंटिंग। यानी ये जो है हमारा क्या है, उत्तरवर्ती है कि पूर्ववर्ती? ये क्या है दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं पूर्ववर्ती क्रिया। इसको क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती क्रिया बोलते हैं, ठीक है। बात समझ गए होंगे। इसको क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती क्रिया बोलते हैं। किसकी? लेखांकन की पूर्ववर्ती क्रिया किसको कही जाएगी? एक बार एग्जाम में ये आया हुआ है। किसको बोलते हैं? पुस्तपालन को बोलते हैं। अगर बात कहें कि पोस्ट एक्टिविटी किसको बोलते हैं, तो ये होती है पोस्ट एक्टिविटी, ठीक है। पोस्ट एक्टिविटी ऑफ किसका? बुक कीपिंग। यहाँ पे आप इसको जोड़ सकते हैं, बुक कीपिंग। शायद दोस्तों ये इम्पोर्टेंट, कितने लोग ऐसे होंगे जो उनको शुरुआत में लगा होगा कि ये फर्जी चीज़ बताने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें कभी जीवन में नहीं पढ़ी होगी। जो मैंने आज इतना क्लोज डिस्क्राइब करके हमने सारा चीज़ें बताया है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बहुत ही अच्छे से बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आया होगा। और अपने आप को आप टेस्ट कर सकते हो। क्विज जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में पड़ा हुआ है, आप उसको जो है ज्वाइन करके आप देख सकते हैं कि आपने कितने अटेम्प्ट किए। कुछ क्वेश्चन दोस्तों उसमें एडवांस लेवल के हैं, लेकिन उसको भी आप बाद में कर सकते हो, ठीक है। वो अभी हमारे टॉपिक में शामिल नहीं था, बट ऑलरेडी मैंने बना दिया था, तो हमने वो क्विज डाल दिया, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं अपने आप को कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बहुत हार्ड नहीं है, बेसिक ही है, ठीक है। और बाकी दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियोज अच्छे लग रहे हैं और पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो, जिससे क्या हो दोस्तों कि आपको सारे नोटिफिकेशन इस तरीके की कोई भी वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ आपको दोस्तों मिलता रहेगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें, क्योंकि भविष्य में मेरा भी अभी चूँकि दोस्तों मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं एक न्यू हूँ इस सेक्टर में, जैसे कि ऑनलाइन पर। ऑफलाइन तो मैं दोस्तों 2012 से पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास पुराना अनुभव है। मैंने 2 बार टीजीटी पीएचडी के लिए पढ़ा दिया हूँ, 2013 और 16 के लिए, है ना। बाकी 2012 से मैंने 14 तक फाउंडेशन पढ़ाया है, यूपीपीसीएल भी पढ़ाया है, तो अनुभव अपना है पुराना। लेकिन ऑनलाइन दोस्तों आप लोग जब तक प्रमोट नहीं करोगे तब तक चीज़ें नहीं हो पाएंगी अभी, इसीलिए मैं पेड बैच दे रहा हूं दोस्तों। लेकिन भविष्य में 1 साल जाते जाते मैं गारंटी देता हूं कि आपको कोई भी पेड बैच सानी क्लासेस की तरफ से नहीं मिलेगी। A to Z सारी क्लासेस दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट मैं देने वाला हूं, ठीक है ना। तो अभी क्या है, पॉसिबल मेरे लिए दोस्तों नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सर बहुत ज़्यादा फीस, या मतलब आप फीस मत लो सर, ऐसे पढ़ा दो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिक्कत ये होती है, जैसे अभी मैं अभी तो प्लेन बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। जैसे अभी मैं प्रोजेक्टर की बात किया हूँ, 2-2.5 लाख रुपये वहाँ लग रहे हैं, ठीक है। बाकी इंटरनेट खर्चे हर महीने के आते हैं, जो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम भी दोस्तों अभी क्या है, हम भी तो पढ़ ही रहे ना, हम भी स्टूडेंट ही हैं। मैंने बीएड भी की है, एमकॉम भी की है, और आपका जो है सीए मेरा चल ही रहा है। तो चीज़ें क्या है, मेरे लिए अभी उतना अफोर्डेबल नहीं है। इस वजह से जो फ़ीस है दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक जेन्युइन फ़ीस है। ऑफलाइन की जो फ़ीस होती है दोस्तों वो 8,000 रुपये फ़ीस होती है, मेरी खुद की 8,000 फ़ीस होती है दोस्तों ऑफलाइन में, ठीक है ना। तो ऑनलाइन में बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले हैं, मैं तो एक ही फ़ीस रखा हूँ। मैं भी देखा हूँ अलग अलग कोचिंग्स वालों ने क्या किया है, बहुत 10-10 हज़ार रुपये फ़ीस रखे हैं, 7,500 रखे हैं दोस्तों। वहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। मेरे यहाँ दोस्तों आपको जो है इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़ है। बैच को सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों आपको जो है 500 मिनिमम देना है, जो कि फ़ीस में एडजस्ट हो जाएगा। तो क्या फैसिलिटी मैं दूँ, इतने सारे फैसिलिटी तो ऑलरेडी मैं प्रोवाइड ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू आप सभी को, गुड नाइट। और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी आप लोग जो है सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।